नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि देखा आपने अपने अपने लोगों ने कल आर्टिकल 200 देखा था और 201 देखा था। उसके अंदर कि जो विधेयक होता है उस पर राज्यपाल क्या क्या परामर्श देते हैं और राष्ट्रपति क्या क्या परामर्श देते हैं। ठीक है, आज अपने लोग उस आर्टिकल को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को और अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। ठीक है, तो अपने आर्टिकल कल वाला जो समझा था वो आर्टिकल लिखते हैं अपने। आर्टिकल 200, इसमें देखा था कि जो विधेयक होता है उस पर राज्यपाल की अनुमति। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति, क्या क्या सहमति वो दे सकता है, ठीक है ना, मैं क्या क्या निर्णय ले सकता है। ठीक है, पहला, स्वीकार कर सकता है। दूसरा, मना कर सकता है। तीसरा, विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और क्या देखा था 4 नंबर, राष्ट्रपति के विचारनाथ रख सकते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें देखी थी अपने लोगों ने, 4 चीजें समझी थी और मैंने नोट करवा दिया ताकि अपने को और अच्छे तरीके से याद हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल अपने लोगों ने देखा था 201 कि राज्यपाल राष्ट्रपति को वो विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति क्या क्या निर्णय लेंगे उस पर। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 201। राज्यपाल द्वारा भेजे राज्यपाल द्वारा भेजे विधेयक पर राष्ट्रपति नियमन निर्णय लेते हैं। पहला, उसको स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा, उसको अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। तीसरा, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, पुनर्विचार के लिए इसने राष्ट्रपति ने भेज दिया तो क्या होएगा कि राज्यपाल को 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल से पुनर्विचार करवा के राष्ट्रपति के पास वापस भेजना पड़ेगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं होते। ठीक है, तो इसमें आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे विधेयक पर
राज्यपाल को 6 माह में विधानमंडल से या विधानमंडल में पुनर्विचार करवाकर राष्ट्रपति को देना होगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होते। ठीक है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये देख लिए, 2 आर्टिकल देख लिए थे और इनको अपने लिख भी लिया अच्छे तरीके से, पॉइंट पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 213, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल से संबंधित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 213 है। उसमें क्या है? अध्यादेश। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 213, समझिएगा इसको ध्यान से। अनुच्छेद 213, इसमें क्या है? अध्यादेश। क्या है इसमें? क्या है? अध्यादेश। अब ये अध्यादेश क्या होता है? देखिए, अध्यादेश वो होता है, अपने को पता है कि कानून का निर्माण कौन करता है? विधानमंडल करता है। और कब करता है? जब विधानमंडल सत्र के अंदर चल रही होती है, छुट्टियों के अंदर नहीं। छुट्टियों के अंदर तो छुट्टियां होती है, उनका कोई काम ही नहीं होता, एंजॉय करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, जब विधानमंडल सत्र के अंदर चल रही होती है तभी कानून का निर्माण अपने लोग कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए विधानमंडल क्या चल रही है? छुट्टी के अंदर। क्या चल रही है? विधानमंडल छुट्टी के अंदर। ठीक है, विधानमंडल छुट्टी के अंदर चल रही है और विधानमंडल का कोई सत्र भी नहीं है उस समय, तो और अपने लोगों को राज्य के अंदर क्या कानून की आवश्यकता पड़गी, तो क्या होगा? राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, उस कानून जैसा भी अपने लोगों को राज्य में कानून चाहिए, उस कानून को राज्यपाल क्या लगा सकते हैं उस राज्य के अंदर। ठीक है, एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विधानमंडल छुट्टी के अंदर चल रही है और अपने को कानून की आवश्यकता पड़ गई तो राज्यपाल ने क्या किया? एक अध्यादेश जारी कर दिया और उसके अंदर लिख दिया कि आज के बाद ये कानून रहेगा। ठीक है, उस राज्य के अंदर आज के बाद ये कानून रहेगा। और उस कानून की अवधि कितने समय तक रहेगी? जो राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, इसकी जो अवधि होती है 6 माह तक रहती है। कितने? 6 माह तक। राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, कितने माह तक रहेगी? 6 माह तक उसकी अवधि रहेगी। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर बीच के अंदर सत्र के अंदर आ जाती है कौन? विधानमंडल वापिस सत्र के अंदर आ गई। ठीक है, वो अध्यादेश कितने समय तक रहेगा? 6 माह तक। ठीक है, अगर बीच के अंदर जैसे मान के चलिए अगर जैसे 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना जैसे ही 6 माह तक किया, दूसरे महीने के अंदर सत्र के अंदर कौन आ गई? विधानमंडल। तो इसकी अवधि कितनी हो जाएगी? तो इसकी अवधि हो जाएगी, जैसे देखिए विधानमंडल सत्र के अंदर आती है। विधानमंडल कैसे? विधानमंडल सत्र के अंदर आ गई तो इसकी अवधि कितनी हो जाएगी? 6 सप्ताह। उसकी बैठक से 6 सप्ताह, विधानमंडल की बैठक से कितनी हो जाएगी? 6 सप्ताह तक इसकी अवधि हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे ऐसे बताइए, जैसे देखिए जो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। आप बताइए, विधानसभा होती है वो बैठी 10 तारीख को, कब आई सत्र के अंदर? 10 तारीख को। और विधान परिषद कब आई? विधान परिषद आई 12 तारीख को। कब? 12 तारीख को सत्र के अंदर आई। आप बताइए इसकी जो बैठक की गणना करेंगे अपने लोग किस तारीख से करेंगे? जी हाँ, आपने सही कहा, किस तारीख से? 12 तारीख से। किस तारीख से? 12 तारीख से, क्योंकि विधानमंडल की जो सदन है कब पूरे हो रहे हैं? दोनों सदन
उनकी बैठक में दोनों सदनों की सहमति होती है। ठीक है, कानून बनाते हैं तो दोनों सदनों की सहमति होती है। तो कब से? 12 तारीख से गणना करेंगे, क्योंकि 12 तारीख में पूरी विधानमंडल पूरी हो रही है ना। 10 तारीख से विधानसभा सत्र के अंदर आई बैठक की, और विधान परिषद ने कब? 12 तारीख को। तो 12 तारीख से अपने 6 सप्ताह गणना करेंगे। तो 12 तारीख से क्या गणना की जाएगी? 6 सप्ताह, उस दिन से 6 सप्ताह। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर जो कानून, जो अध्यादेश राज्यपाल ने जारी किया है उससे सहमति, मतलब जो विधानमंडल होगी, विधानमंडल भी कुछ निर्णय अपने देगी। विधानमंडल क्या क्या निर्णय दे सकती है? तो देखिए, अगर चाहे तो विधानमंडल उसको क्या कर सकती है? पास कर सकती है। विधानमंडल ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, हम सत्र के अंदर नहीं चल रहे थे, छुट्टी के अंदर चल रहे थे और कानून की आवश्यकता थी, राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया। ठीक है, और इन्होंने जो भी कानून पारित किया है, जो भी अध्यादेश दिया है, वो बहुत ही सही है। राज्य के लिए, उनकी जनता के लिए बहुत ही सही अध्यादेश, कानून जारी किया है। हम उस कानून को सहमति देते हैं। अगर सहमति देती है विधानमंडल तो वो कानून हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है? उसको मना भी कर सकती है, उसको मना भी कर सकती है। ठीक है, अगर मना करती है, अगर उसको मना करती है तो 6 सप्ताह तक तो अवधि उसकी रहनी ही है। 6 सप्ताह बाद वो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी? उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, प्रतिक्रिया नहीं देगी। विधानमंडल चाहे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। जैसा भी कानून है इसने देखा और चुपचाप कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपने पास रख लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। ठीक है, चाहे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं भी दे सकती। अगर इसने मना कर दिया तो भी 6 सप्ताह बाद इसकी अवधि रहनी है, 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा अचानक। ठीक है, और अगर इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो भी इसकी अवधि कितनी रहेगी? 6 सप्ताह ही रहेगी। 6 सप्ताह बाद अपने आप ही ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और क्या होता है? और इसके अंदर एक बात ये भी होती है कि राज्यपाल भी, इस जो अध्यादेश जारी होता है, राज्यपाल भी इसको वापस ले सकता है। और क्या होता है? राज्यपाल भी इसको वापस ले सकता है। जैसे इसने कानून अध्यादेश जारी किया और राज्यपाल ने क्या सोचा कि अब तो सत्र के अंदर कौन आ गई है? विधानमंडल सत्र के अंदर आ गई है। मैंने जो भी अध्यादेश लिया है या दिया है राज्य को, जो भी कानून दिया है, मैं उसको वापस लेता हूँ। ठीक है, और क्या कि राज्यपाल भी अध्यादेश राज्यपाल भी अध्यादेश स्वयं वापिस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 213 अध्यादेश था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ लिख लेते हैं, अपने जो भी पॉइंट्स वगैरह इसके लिख लेते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 213 में देखिए, यदि विधानमंडल सत्र में न हो, यदि विधानमंडल सत्र में न हो तो राज्य में कानून न हो। क्या हो रहा है? रंग कैसे चेंज हो रहा है इसका? न हो तो यदि विधानमंडल सत्र में न हो तो राज्य में कानून बनाना आवश्यक हो, राज्य में कानून बनाना आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब उस अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी रहेगी? देखिए, उस अध्यादेश की अधिकतम अवधि
अधिकतम अवधि कितनी? 6 माह। 6 माह रहेगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, यदि विधानमंडल 70 में आ जाए तो उसकी अवधि कितनी हो जाएगी? विधानमंडल की बैठक से कितनी हो जाएगी? 6 सप्ताह। कितनी हो जाएगी? 6 सप्ताह, यानी लगभग 42 दिन से 6 सप्ताह 6 सप्ताह की हो जाएगी। ठीक है, देख लिए 2 पॉइंट। अब देखिए 6 सप्ताह तक हो जाएगी तो विधानमंडल क्या उस पर सलाह देगी, अपनी सलाह क्या देगी? ठीक है, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो विधानमंडल द्वारा सलाह क्या? विधानमंडल द्वारा उस अध्यादेश पर निर्णय, क्या क्या निर्णय ले सकती है वो? चाहे तो उसको अनुमोदन दे सकती है, यानी स्वीकार कर सकती है, अनुमोदन दे सकती है, चाहे चाहे तो मना कर सकती है, चाहे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, कुछ भी कर सकती है, अनुमोदन भी दे सकती है, उस अध्यादेश को मना भी कर सकती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं भी दे सकती। ठीक है, अगर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो क्या होएगा? ये 6 सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह बाद क्या हो जाएगा? वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी तो क्या होगा? 6 सप्ताह बाद वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 213 देखा। नेक्स्ट देखते हैं अपने आर्टिकल 213। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि नोट लगवा के मैं आपको लिखवा देता हूं इसी आर्टिकल के अंदर कि उस अध्यादेश को राज्यपाल भी स्वयं वापिस ले सकते हैं। नोट लगा के लिखिएगा। राज्यपाल स्वयं भी उस अध्यादेश को वापिस ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक है, नोट लगा के लिख लिया आपने, राज्यपाल स्वयं भी उस अध्यादेश को वापिस ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने लोगों ने राज्यपाल की विधायी शक्तियां भी कंप्लीट कर ली, कार्यपालिका शक्तियां भी कंप्लीट कर ली और अपने लोगों ने मोस्ट जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो भी अपने लोगों ने देख लिए, और कानून कैसे बनता है, कैसे राष्ट्रपति के पास जाता है, अध्यादेश क्या होता है, ठीक है, ये भी अपने लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे 3 नंबर, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। क्या देखेंगे? वित्तीय शक्तियां, कि वित्त के मामले में राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुए। ठीक है, 3 नंबर देखेंगे अपने वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्तियों में पहला आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल कौन सा? 198। मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। उसमें मैंने कहा था कोई भी विधेयक होता है उसको
राज्यपाल चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो मना कर सकते हैं, चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको एक ये भी बात बताई थी कि एकमात्र ऐसा विधेयक होता है धन विधेयक जो राज्यपाल वापिस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल में पेश होता है, इसलिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 198 में क्या है कि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल में पेश होता है। ठीक है, उन्हीं के अनुमति से पेश होता तो वापस पुनर्विचार के लिए थोड़ी ना भेजेंगे, वही तो भेजते हैं उनको पुनर्विचार के लिए, ओनली फॉर भेज देते हैं कि आप पुनर्विचार कीजिए। वो चाहे उसको सही माने गलत माने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भेज देते हैं पुनर्विचार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 202। आर्टिकल कौन सा? 202। इसमें क्या क्या गया है? इसमें यह कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब वर्ष का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो किसके नाम से पेश होता है विधानसभा के अंदर? किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से पेश होता है कि वर्ष के अंदर कितना पैसा लगा, कितना नहीं लगा, ये सब का लेखा जोखा होता है वो किसके पास? विधानसभा में पेश होता है, राज्यपाल के नाम से पेश होता है विधानसभा के अंदर। ठीक है, बजट, जिसको अपने बजट बोलते हैं ना, है ना, अपने को बजट नहीं लिखना है क्योंकि बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो अपने बजट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक जो भी वर्ष का वित्तीय विवरण होता है वो विधानसभा में पेश होता है। ठीक है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से विधानसभा में पेश होता है। ठीक है दोस्तों, देख लिए दोनों आर्टिकल वित्तीय शक्तियों के 198 और 202। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करूं मैं तो 243 आई या वाई या जय या मैं। नेक्स्ट आर्टिकल 243 आई बोल दो इंग्लिश में, वाई या हिंदी में इसको बोल दो आर्टिकल 243 जय या मैं। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये जैसे भाग हैं 22 भाग हैं, वर्तमान में 25 भाग है, लेकिन जैसे कै 4 कै ऐसे जोड़े गए ना, 4 कै 9 कै 9 कै, ये क्या होते हैं? उपभाग होते हैं। ठीक है, ये भी आर्टिकल के क्या है? उप आर्टिकल है। ठीक है, इनको जैसे बातें ऐड कर ली गई, छोटी छोटी बातें ऐड कर ली गई तो इनके जैसे कै खे गे गे ऐसा रूप दे दिया। ठीक है, और इंग्लिश में कैसा रूप दे दिया? ABCD ऐसा दे दिया। ठीक है ना, तो आर्टिकल 243 देखते हैं अपने। इसमें क्या है कि राज्य वित्त आयोग का गठन की बात की गई है, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ओनली फॉर इतना ही है आर्टिकल 243 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 267, अनुच्छेद 267। इसमें क्या कहा गया है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। सर ये आकस्मिक निधि क्या होती है? देखिए, अपने राज्य के अंदर 3 निधियां होती है। कितनी? 3 होती हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा। पहली होती है संचित निधि। क्या होती है? संचित निधि। दूसरी होती है लोक निधि। कौन सी? लोक निधि। तीसरी होती है आकस्मिक निधि।
आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि को अलग करते हैं अपने लोग। ठीक है, यहाँ क्या लिख बताया मैंने कि राज्यपाल को अधिकार होता है, यहाँ ओनली फॉर किसका अधिकार होता है, धन निकालने का राज्यपाल को अधिकार। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए जो संचित निधि होती है ये सबसे बड़ी निधि होती है। इसमें जो बड़े बड़े टैक्स वगैरह आते हैं वो किस में जमा होते हैं, संचित निधि के अंदर, और इसमें छोटे छोटे टैक्स होते हैं वो इसी के अंदर जमा होते हैं। ठीक है, अपने राज्य के अंदर जो भी मंत्री वगैरह होते हैं उनको पैसे कहाँ से दिए जाते हैं, इनसे दिए जाते हैं, इन्हीं से, संचित निधि और लोक निधि से ही पैसे दिए जाते हैं। और देती कौन है राज्य के अंदर, विधानमंडल। कौन देती है, विधानमंडल पैसे निकाल कर उनको मंत्रियों को देती है। ठीक है, जैसे देखिए अपने बात करते हैं, जैसे देखिए अपने राज्य के अंदर सीएम है, कौन है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को क्या करना है, कुछ काम करवाना है अपने राज्य के अंदर, कुछ सड़कें स्कूल वगैरह कुछ भी बनवाना हो तो पैसे मांगेगी। जैसे देखिए सीएम है, सीएम को क्या करवाना है, कार्य, सीएम को क्या करवाना है, कार्य। ये क्या करेगी, पैसे मांगेगी, किससे, विधानमंडल से। विधानमंडल बोलेगी कि आपको कितना पैसा चाहिए, उसने बोला कि ये सड़क निर्माण करवानी है, इसमें इतना पैसा लगेगा, स्कूल बनवाने हैं इतना पैसा लगेगा, हॉस्पिटल बनवाने हैं इतना पैसा लगेगा। ठीक है जी, तो बताइए कुल कितना लगेगा, हमको चाहिए 10 करोड़। कितने चाहिए, 10 करोड़। ठीक है जी, मिल जाएंगे 10 करोड़। तो विधानमंडल ने क्या किया, जो संचित निधि और लोक निधि होगी इससे पैसे 10 करोड़ निकाले और किसको दे दिए, सीएम को दे दिए। किसको दे दिए, इसने सीएम को दे दिए। सीएम ने क्या किया, उसका निर्माण कर दिया, जो भी सड़कें स्कूल वगैरह बनवाने थे उनको बनवा दिया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, फिर से निर्माण तो चलता ही रहता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर से निर्माण करवाना है, और उस समय क्या हुआ, विधानमंडल क्या छुट्टी के अंदर चल रही है, और पैसे कौन निकाल के देता है, विधानमंडल। अगर विधानमंडल ही छुट्टी के अंदर चल रही है तो पैसे उनको कौन निकाल के देगा, सोचने वाली बात है ना। जैसे घर के अंदर पापा ही नहीं है अपने, तो अपने को पैसे कौन देगा, कमाने वाले वही है। ठीक है, तो अपने किसी और से उधार ही मांगेंगे ना, पड़ोसी से मांगेंगे, चाचा काका किसी से भी मांगेंगे, लेकिन उधार मांगेंगे कि मेरे पापा आएंगे तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा या लौटा दूंगी। ठीक है, तो मान के चलिए विधानमंडल क्या छुट्टी के अंदर, सत्र के अंदर नहीं है, छुट्टी के अंदर चल रही है, और अपने को राज्य के अंदर का कुछ भी निर्माण करवाना है, तो जो सीएम होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, वो क्या करेगा, राज्यपाल के पास जाएगा। किसके पास, राज्यपाल के पास। क्या दे दे रे भाई, मेरे को पैसे दे दे। राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल को कहा कि मेरे को ये निर्माण करवाना है, मेरे को तेरे से उधार पैसे चाहिए। तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल के अंडर में कौन सी निधि होती है, आकस्मिक निधि। तो राज्यपाल क्या करेगा, इसको आकस्मिक निधि से पैसे निकाल के दे देगा। सीएम से बोलेगा भाई कितने पैसे चाहिए, इसने बोला मेरे को चाहिए कितने, 50 लाख। कितने चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए। तो राज्यपाल ने क्या किया, 50 लाख रुपए निकाले और किसको दे दिए, सीएम को दे दिए। तो सीएम ने क्या किया, जो भी काम करवाने थे राज्य के अंदर वो काम करवा लिए। हुआ क्या, फिर से काम करवाना, 2 बार तो काम कर लिए अपने, हाँ तीसरी बार और काम करवाना है, कुछ भी हॉस्पिटल बनवाने हैं। अब की बार क्या करना अपने लोगों ने, राज्य के अंदर क्या करना है, सरकारी अस्पताल का निर्माण करना है। फिर क्या होगा, फिर देखिए, और विधानमंडल क्या सत्र के अंदर वापिस आ गई, विधानमंडल सत्र के अंदर आ गई, और सीएम किससे पैसे मांगेंगे, राज्यपाल से मांगेंगे, विधानमंडल से। जी हाँ, आप सही बोल रहे हो, किससे मांगेंगे, विधानमंडल से ही मांगेंगे। क्यों, क्योंकि विधानमंडल सत्र के अंदर आ गई है। अगर विधानमंडल सत्र के अंदर नहीं हो छुट्टी के अंदर, तो सीएम किससे मांगेगा, या वो मंत्री वगैरह जो भी निर्माण करवाएंगे किससे मांगेंगे, किससे मांगेंगे, राज्यपाल से मांगेंगे। ठीक है, लेकिन ये सत्र के अंदर है तो सीएम किससे मांगेगा पैसे, विधानमंडल से। विधानमंडल से इसने पैसे मांगे तो कितने पैसे मांगेगा, जितने का निर्माण करवाना, अस्पताल पे कितने लगते हैं, मान के चलिए अस्पताल पे कोई बढ़िया अस्पताल बनाना है तो 50-60 लाख से ज़्यादा ही लगते हैं, लेकिन अपने मान के चलिए 60-70 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, अस्पताल बनवाना है तो सीएम को बोला विधानमंडल ने कितने पैसे चाहिए, ये जितने निर्माण लगेगा, जैसे 60 लाख लगेगा, कितने, 60 लाख प्लस और क्या मांगेगा, जो 50 लाख इससे लिए थे इसने उधार राज्यपाल से, 50 लाख वो, तो ये मांगेगा 1 करोड़ 10 लाख। कितने मांगेगा कि मेरे को 1 करोड़ 10 लाख रुपए चाहिए। क्यों मांगेगा इतने, इसलिए मांगेगा क्योंकि 60 लाख में तो इसको पता है मेरा निर्माण, अस्पताल का निर्माण होगा, और 50 लाख मैंने किससे लिए थे, राज्यपाल से। राज्यपाल को लौटाने जरूरी है ना, अगर अपने पैसे वापस नहीं देंगे किसी को तो दे देगा क्या वापस, फिर से दे देगा क्या, मुंह उठा के चला जाएगा तो दे देगा क्या, वो बोलेगा वापस मुंह उठा के आ गया, तू नहीं मिलने वाले पैसे, पहले मेरी पहले बारी उधार को चुकता कर फिर ही मिलेगा। तो पहले क्या करेगा, ये
पैसे इसके प्लस करके मांगेगा और इसको 50 लाख दे दिए, जो 60 लाख बचे उसमें इसने क्या किया, अस्पताल का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये होती है संचित निधि, लोक निधि और आकस्मिक निधि। मैं आशा करता हूं कि आपको ये निधियां बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अपने फिर से चले जाते हैं उसके अंदर। क्या करवा रहा था मैं, आर्टिकल 267, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। आकस्मिक निधि से धन निकालने, आकस्मिक निधि से धन निकालने धन निकालने का अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। किसके पास, राज्यपाल के पास होता है। आर्टिकल कौन सा, 267। ये अपने राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां भी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट अपने शक्तियां देखेंगे राज्यपाल की, कौन सी, न्यायिक शक्तियां की। न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने राज्यपाल की कौन सी शक्तियां, 4 नंबर पे न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्तियों में मैंने जब राज्यपाल आपको करवा रहा था तो उसके अंदर मैंने एक आर्टिकल 161 भी करवाया था, उसके अंदर राज्यपाल की समाधान से संबंधित शक्तियां बताई थी। तो न्यायिक शक्तियों में पहला ये आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 161। पहला ये आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 161 मैंने समझा दिया था। तो देखिए इसमें क्या है, समाधान। क्या है, समाधान। इसमें क्या है, समाधान, कि राज्यपाल 4 प्रकार से समाधान दे सकता है, प्रविलंबन, लघुकरण और निलंबन और परिहार। एक सजा को कम कर सकता है वो, ठीक है, और क्या कर सकता है, सजा की प्रकृति में बदलाव कर सकता है, और क्या कर सकता है, उसको जुर्माने के रूप में बदल सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है कि सजा में कुछ समय के लिए देरी कर सकता है। ये मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, और नेक्स्ट आर्टिकल अपने देखते हैं फिर, आर्टिकल कौन सा, 217, हाई कोर्ट से संबंधित है ये आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 के अंदर क्या है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ होते हैं, राज्य के अंदर होते हैं, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल नहीं, राज्यपाल उसकी नियुक्ति नहीं करता। क्यों नहीं करता सर, इसलिए नहीं करता क्योंकि अपने को पता है अपने भारत के अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जैसे देखिए जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, वो किसके अंडर में आते हैं, किसके अंडर में आते हैं, जो राज्य के न्यायालय के हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। और हाई कोर्ट किसके अंडर में आते हैं, सर्वोच्च कौन, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। इसलिए जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा तो कौन, क्योंकि जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं किसके अंडर में आएंगे, किसके, केंद्र के, केंद्र में कौन, सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में आएंगे। तो केंद्र में सर्वोच्च कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। वैसे प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति तो करता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, इसलिए एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसलिए हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो सर राज्यपाल की कोई सहभागीदारी नहीं होती इसके अंदर, जी हाँ होती है, जरूर होती है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो राज्यपाल से परामर्श लेके ही करता है कि मैं इस राज्यपाल की नियुक्ति कर दूं, इस हाईकोर्ट के मतलब इस हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति कर दूं क्या, राज्यपाल से पूछेगा तो राज्यपाल परामर्श दे देगा अपना कि हाँ आपको सही लगता है कर दीजिए, मैं भी इसमें सहमति जताता हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 217 में क्या है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन किसके परामर्श पर, किसके परामर्श पर, परामर्श किसके परामर्श पर,
राज्यपाल के, किसके परामर्श पर की जाएगी? राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 233। आर्टिकल 233। सर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर दी, तो सर जो जिला न्यायालय होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। ये हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करेगा। ठीक है। फिर जो अन्य जिला न्यायालय होते हैं, जिला न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जो जिला न्यायालय होते हैं, जो उनकी नियुक्ति स्थानांतरण वगैरह जो भी उनको पद वेतन वगैरह जो भी दिया जाता है, कौन करता है? राज्यपाल करता है। उस राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन किसके परामर्श पर करेगा? हाई कोर्ट के परामर्श पर करेगा। हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होगा ना, उसके परामर्श पर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हाई कोर्ट अपने को पता है, हाई कोर्ट के अंडर में कौन आता है? जिला न्यायालय। कौन आता है? जिला न्यायालय। इसलिए जिला न्यायालय के जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण वगैरह किया जाएगा, वो राज्यपाल किसके परामर्श पर करेगा? हाई कोर्ट के जज के परामर्श पर करेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 233 में अंदर क्या है? राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य जज या मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण यानी स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण करता है। ठीक है। आर्टिकल 233। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपने, आर्टिकल 234। ठीक है। जिला न्यायाधीशों की भी अपने लोगों ने नियुक्ति कर दी। ठीक है। जो जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अलग होते हैं, छोटे छोटे न्यायाधीश भी होते हैं ना, ठीक है, अन्य अधिकारी वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति देखो जिला न्यायालय के अंडर में आएंगे। वो छोटे वाले होंगे, किसके अंडर में आएंगे? जिला न्यायालय के अंडर में आएंगे। तो जिला न्यायाधीशों के अलावा जिला न्यायालय में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसके परामर्श पर करेगा? हाई कोर्ट व आरपीएससी के परामर्श पर करेगा। ठीक है। हाई कोर्ट व आरपीएससी के परामर्श पर करेगा। इसमें क्या है? इसमें क्या है? जिला न्यायालय के जो अलग होते हैं, जिला न्यायालय से जो अलग होते हैं, जिला न्यायाधीशों के अलावा जिला न्यायाधीशों के अलावा जिला न्यायाधीशों के अलावा जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीशों में जिला न्यायाधीशों के अलावा जिला न्यायालय में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, जिला न्यायालय में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल। कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल। किसके परामर्श पर करेगा? हाई कोर्ट व आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी के परामर्श पर। ठीक है। आरपीएससी के परामर्श पर करेगा। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 233, आर्टिकल 234 ये भी कंप्लीट होते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ भी कंप्लीट होती है। आर्टिकल 161 देख लिया आपने, आर्टिकल 217 देख लिया आपने। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति देख ली, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल के परामर्श पर करता है। और अन्य जिला न्यायालय होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है सर। किसके परामर्श पर करता है? हाई कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर करता है। फिर आर्टिकल 234 देखा न्यायिक शक्तियों में, उसमें
इसमें क्या देखा कि जिला न्यायाधीशों के अलावा भी जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। किसके परामर्श पर करता है, हाई कोर्ट व आरपीएससी के परामर्श पर करता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, राज्यपाल की शक्तियां आती है सहविवेकीय शक्तियां। कौन सी, सहविवेकीय शक्तियां। सहविवेकीय मतलब अपने सह विवेक से क्या क्या शक्तियां होती है उसके पास में, विवेक से क्या क्या वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, सह विवेक की शक्तियों में पहला आर्टिकल मैं आपको कर रहूंगा, आर्टिकल 163 एक। ठीक है, इसमें क्या है कि सह विवेक की शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल मतलब कुछ सलाह के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आर्टिकल पहले ही देखते हैं, आर्टिकल 163 1। सहविवेकीय 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 शक्तियों को छोड़कर सहविवेकीय शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल के परामर्श के लिए राज्यपाल के परामर्श राज्यपाल के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, सीएम। कौन होगा, सीएम, उस राज्य का मुख्यमंत्री, जिसका प्रमुख सीएम होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 163 1 सेवी की शक्तियों के अंदर। और दूसरा देखते हैं आर्टिकल 200। 200 भी मैं आपको बता चुका हूं कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर राष्ट्रपति को भेजना, जो विधेयक होता है, कुछ भी विधेयक हो, कैसा भी बिल हो, वो राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, आर्टिकल 200 भी करवा दिया था, लेकिन ये कौन सा आर्टिकल है, सेवी की शक्तियों के अंदर आता है। आर्टिकल कौन सा, 200। वो अपने सहविवेक से राष्ट्रपति को भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता, वो उस पर डिपेंड करता है। आर्टिकल 200 में क्या है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति को भेजना। ठीक है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास राज्यपाल भेज सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 356। सर 356 राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से उठा के ले आए आप। ठीक है, अरे राष्ट्रपति की शक्तियों में आर्टिकल 356 इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, किससे संबंधित है ये, राष्ट्रपति शासन से लागू होता है, तो जो रिपोर्ट देने का काम, जो राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट देगा राज्य की रिपोर्ट देगा, तभी तो, जैसे राज्य में ऐसा चल रहा है सर, अशांति चल रही है, ठीक है, ढंग से कानून का पालन नहीं हुआ जा रहा है, ठीक है, और ये कारण हो गया, ये कारण हो गया, तो इसका जो भी रिपोर्ट देगा राज्यपाल किसको देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति शासन कौन लागू करता है राज्य के अंदर, कौन लागू करता है, राष्ट्रपति तो लागू करता है राष्ट्रपति शासन। राज्य के अंदर कौन लागू करेगा, आर्टिकल 356 के तहत उस देश का राष्ट्रपति लागू करेगा, अपने भारत देश का राष्ट्रपति लागू करेगा आर्टिकल 356 के तहत। और अपने को यह भी पता है कि आपको कि राष्ट्रपति शासन अभी तक राजस्थान में कितनी बार लग चुका है, 4 बार। कितनी बार, 4 बार लगा है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 356, आगे देखते हैं आर्टिकल 356। इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। इससे संबंधित जो भी कोई रिपोर्ट वगैरह होगी राज्यपाल किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य की रिपोर्ट केंद्र को राज्यपाल द्वारा
भेजी जाती है। भेजी जाती है। ठीक है, ये आर्टिकल 356 भी देख लिया। अब देखते हैं अपने सैव्य की शक्तियों के अंदर इसकी अप्रत्यक्ष तौर पर क्या क्या शक्तियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने अप्रत्यक्ष, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। अप्रत्यक्ष तौर पर क्या क्या शक्तियां होती है, इसमें कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखिए, पहला पॉइंट है कि राज्यपाल राज्यपाल सीएम के विरुद्ध, जो मुख्यमंत्री होता है उसके विरुद्ध विरुद्ध कुछ भी जांच के आदेश दे सकता है कि ये सीएम मेरे को सही नहीं लग रहा, ये भ्रष्ट आचरण का है या देश के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच रहा है, तो इसके खिलाफ कुछ जांच की जाए। ठीक है ना, राज्यपाल ये भी आदेश दे सकता है। और क्या कर सकता है, और देखिए, जैसे देखिए कोई सत्ताधारी पार्टी है, कोई सत्ताधारी पार्टी है सत्ता के अंदर, ठीक है, उसने अपना बहुमत खो दिया, उसने अपना बहुमत खो दिया, जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें उसके पास नहीं रही, दल बदल कर लिया उनके मंत्रियों ने। ठीक है, अब जैसे उनका अध्यक्ष ही चला गया तो पीछे उनका क्या काम रहेगा, क्या काम रहेगा, वो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि हमने गलती नहीं की, हमारे अध्यक्ष ने की है। ठीक है, तो अध्यक्ष ही चला गया, जैसे देखिए बहुमत खो चुकी है, तो पीछे के मंत्री जो है, अध्यक्ष ने तो त्याग पत्र दे दिया या वो चला गया, ठीक है, किसी भी कारणवश जो पीछे के मंत्री अपना त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं तो राज्यपाल उनसे त्याग पत्र ले सकते हैं। ठीक है ना, सत्ताधारी पार्टी बहुमत खो चुकी है और बहुमत खोने के बाद भी जो पीछे के मंत्री बचे हुए हैं वो अपना त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि क्या कर सकता है, सैव्य की शक्तियों के अंदर उनसे त्याग पत्र ले सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, और देखिए, जैसे देखिए कोई सीएम है, सीएम का पद रिक्त हो जाए, सीएम का पद रिक्त हो जाता है, किसी भी कारणवश वो उसकी हत्या हो जाए, वो मतलब वो मर जाए, किसी भी कारण उसका निधन हो जाए, हत्या तो क्या हो जाए, उसकी निधन हो जाए, सीएम को तो कौन मारेगा ऐसे, उसका निधन हो जाए, ठीक है, या कारणवश कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए ताकि वो काम नहीं कर सके, अक्षम्य हो जाए, क्या हो जाए, अक्षम्य हो जाए, या वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या कोई भी अन्य कारण हो। ठीक है, तो सीएम का चुनाव मतलब सीएम का पद रिक्त हो गया, जो सत्ता के अंदर पार्टी है वो उन मंत्रियों में से किसी भी जो इसके योग्य है सीएम पद के, उनको नियुक्त नहीं कर पा रही है, तो राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि किसी भी मंत्री को वो सीएम नियुक्त कर सकते हैं, किसी भी मंत्री को, कि आज के बाद सीएम तू रहेगा, जितना भी कार्यकाल बचा हुआ है कार्यवाहक रूप में तू काम करेगा। ये प्रत्यक्ष रूप से शक्ति होती है। तो देखते हैं पहला क्या, राज्यपाल सीएम के विरुद्ध जांच के आदेश दे सकते हैं। पहला देखिए, राज्यपाल सीएम के विरुद्ध जांच के आदेश दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा मैंने बताया, जैसे देखिए कोई बहुमत खो चुकी है तो त्याग पत्र उन मंत्रियों से ले सकते हैं, कौन, राज्यपाल। देखिए इसमें क्या है, सत्ताधारी पार्टी सत्ताधारी पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है और मंत्रिपरिषद त्याग पत्र नहीं दे रही है, नहीं दे तो राज्यपाल उनसे त्याग पत्र ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा आपने देखा कि सीएम का पद रिक्त हो जाए, अचानक से सीएम का पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा, तो अगर रिक्त हो जाए और उनके जो मंत्री हैं सत्ताधारी जो सत्ता के अंदर है वो सीएम की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चुन पा रहे हैं बढ़िया सीएम को, तो राज्यपाल उनमें से सीएम को, किसी भी दल में से सीएम को नियुक्त कर सकता है। तीसरा क्या,
तो यदि सीएम का पद रिक्त हो जाए और सत्ताधारी दल सीएम को चुनने में असमर्थ हो तो राज्यपाल उस दल में से किसी एक को सीएम नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तीन शक्तियां देख ली। अपने और भी आगे चौथी शक्ति देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसमें क्या, जैसे कोई विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल है। सर पानी क्या कर रहे हो? जैसे देखिए इसके अंदर और भी देखना चाहे तो देख सकते हैं अपने। ठीक है, देखिए अगर कोई विधानसभा है, विधानसभा चुनाव में किसी भी कोई पार्टी है, वो अपना स्पष्ट बहुमत, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ठीक है, किसी को बहुमत अपना पूरा सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी मतलब दल को, किसी भी दल के बड़े नेता को, कोई बड़ा नेता है तो उसको सरकार बनाने के लिए बोल सकते हैं, मतलब गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बोल सकते हैं किसी को भी। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं तो इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे देखिए, जैसे अपने को मान के चलना है कि जिसके पास 200 क्या 200 मत हुए वो क्या हो जाएगा, अपनी सरकार बना लेगा। जैसे देखिए कांग्रेस के पास, अपने मान के चलिए कांग्रेस के पास कितने हैं, इसका आधा निकालिए, जैसे 101, किसका 101, जैसे कांग्रेस के पास कितने आगे 80, कितने आगे 80। बीजेपी के पास मान के चलिए, बीजेपी के पास कितने आगे, बीजेपी के पास आप देखिए आगे 70। ठीक है, और अन्य पार्टी के पास मान लीजिए, अन्य पार्टी के पास कितने आगे, अन्य पार्टी के पास आगे 20, कितने आगे 20। ठीक है, और निर्दलीय पार्टी या बसपा, बसपा मान लीजिए, क्या बसपा, बसपा के पास आगे कितने, जैसे 40 आगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इस पार्टी के पास 80 आए तो ये तो जश्न तो मनाएगी, इसको पता है कि अपने पास 80 है, अपने तो जीतने वाले हैं, कोई बात ही नहीं है ऐसी, अपने तो जीत जाएंगे। ठीक है, ये पहले ही जश्न मनाने लगी, ये पहले ही जश्न मनाने लगी। अब किसी के पास भी मत कितने नहीं आए, 101 मत नहीं आए, अपने को लेने कितने हैं, 101 लेने, 101 नहीं आए, तो राज्यपाल इनको बोलेगा कि जो भी पहले सरकार बनाएगा गठबंधन करके बनाए, चाहे कैसे भी बनाए, चाहे मंत्री ले लो इधर से उधर, कुछ भी करो, मेरे को 101 मत चाहिए। ठीक है, ताकि मैं सरकार घोषित कर दूं कि बीजेपी की है, कांग्रेस की है, किसकी है। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि मेरे तो 80 है, हम तो जीते हैं, ये क्या कर रही, जश्न मनाने लगी, या क्या जश्न मनाने लगी। और इसने कहा चलो कोई बात नहीं, कल अपने मंत्री इधर उधर से ले लेंगे, ठीक है, गठबंधन वगैरह कर लेंगे, किसी को अपने साथ में शामिल कर लेंगे और राज्यपाल को बोल देंगे हमारे पास 101 मत पूरे हो गए हैं। ये रात रात जश्न मनाने में बिजी होगी। इन तीनों ने क्या किया, अपनी सरकार बना ली। इन तीनों ने गठबंधन किया, इन तीनों ने, और क्या कर लिया, अपनी सरकार बना ली। इन्होंने गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली और किसके पास चले गए, ये राज्यपाल के पास। किसके पास चले गए, राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल किसकी सरकार घोषित कर देगा, इनकी सरकार घोषित कर देगा, क्या, गठबंधन की सरकार, और ये बाहर, ये बाहर। ऐसा होता है, तभी बोलते हैं कि अपने को जितने तक विजय हासिल नहीं हो जाए विजेता, अपने को उसका जश्न नहीं मनाना चाहिए। पहले अपनी विजेता हासिल करो, पहले विजयी हो जाओ, फिर ही अपने को उसका जश्न मनाना चाहिए। ठीक है ना, अपने पहले सोच लेते हैं वो पूरा नहीं होता कभी। ठीक है ना, हाँ जी। ठीक है, तो इसके अंदर
देखिए, जैसे देखिए, यदि अगर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूं तो यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राज्यपाल अपने विवेक से, सहवे की शक्तियां है ना, तो अपने विवेक से किसी भी बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है 4 नंबर पॉइंट के अंदर, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल पार्टी में से पार्टी में से पार्टी में से अपने विवेक से पार्टी में से अपने विवेक से बड़े दल को बड़े दल को सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, और गठबंधन की सरकार अगर कोई पहले बनाता है तो उसकी सरकार हो जाएगी। अगर कोई दावा करता है कि हमने इससे पहले गठबंधन की सरकार बना ली है तो राज्यपाल क्या करेगा, उनको भी मौका दे सकते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए भी मौका उनको दे सकते हैं। ठीक है, ये थी राज्यपाल की अप्रत्यक्ष शक्तियाँ। ठीक है, तो अपने लोगों ने राज्यपाल की सारी शक्तियाँ कंप्लीट कर ली है। ठीक है, राज्यपाल की अपने सहवेकीय शक्तियाँ देखी, आर्टिकल 154 देखा, आर्टिकल 166 देखा, आर्टिकल 167 देखा। नेक्स्ट अपने देखी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ देखी, उसके अंदर अपने लोगों ने आर्टिकल 171 देखा, 174 देखा, 192 आर्टिकल देखा, 213 देखा, 200 देखा और 201 देखा, और आर्टिकल 333 देखा था। फिर अपने राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियाँ होती है वो देखी थी। वित्तीय शक्तियों में आर्टिकल 198 देखा, विधेयक से संबंधित था, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश होता है। ठीक है, राज्यपाल पेश करवाते हैं स्वयं। ठीक है, और फिर अपने आर्टिकल 202 देखा। ठीक है, फिर अपने आर्टिकल 243 देखा, फिर आर्टिकल 267 देखा। फिर अपने देखी थी न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंदर पहला आर्टिकल 161 देखा था, 217 देखा था, 233 और 234 देखा था। फिर अपने देखी थी न्यायिक शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ, लास्ट में न्यायिक नहीं, सहवेक्य शक्तियाँ, सहवेक्य शक्तियाँ देखी 5 नंबर की शक्तियाँ। और अपने विवेक से क्या क्या शक्तियाँ लेता है, अपने आर्टिकल 163 एक देखा था। ठीक है, आर्टिकल 356 भी देखा था, उसके अंदर अपने लोगों ने ये कुछ महत्वपूर्ण अपने आर्टिकल अपने लोगों ने देखे थे। और अपने अप्रत्यक्ष रूप से भी राज्यपाल को सहवेक्य शक्तियों में क्या क्या सहवेक्य शक्तियाँ, अपने जो अधिकार होते हैं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको राज्यपाल की शक्तियां भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।